बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिज़ाब चैनल के मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। उठ जाए ना यार, और कितना सोएंगे? कि आज मुझे भूखे मारना है। आप तो चाहते ही यही हैं कि मैं नाश्ता ना करूं, दवाई ना खाऊं, और अब आप वहाँ आयरलैंड की बहन के पास जाके लड़कियां ताड़ें। कान खोल कर सुन लें आप। ऐसा मैं मरते दम तक नहीं होने दूंगी। मैं बता रही हूँ कि मैं आपके साथ चलूंगी तो मतलब चलूंगी। जल्दी से उठे और मुझे नाश्ता बना कर दें। अगर मैंने खुद बना कर खाया तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। फिर आप मुझ पर बेकार में गुस्सा होंगे और खुद मुझे कुछ खाने को दे नहीं रहे। वो मुसलसल उसे झंझोड़ते हुए तकरीर कर रही थी जब यारिम ने एक आंख खोली और पहले घड़ी की तरफ देखा जो सुबह के 5:30 बजा रही थी। अभी नाश्ते का वक्त नहीं हुआ, सो जाओ। वो प्यार से इसे अपने पास बुलाता कहने लगा जब रूह तो फौरन नफ़ी में सर हिलाने लगी थी। नहीं, आप उठे और मुझे नाश्ता बना कर दें ताकि मैं दवाई खाकर ठीक हो सकूं। मुझे किसी भी हाल में 14 तारीख तक ठीक होना है। मैं आपके साथ जा रही हूँ। याद रखिएगा, आपको अकेले नहीं जाने दूंगी इन चुड़ैलों के पास। रूह से ज़बरदस्ती उठाते हुए कहने लगी तो यानी मुस्कुराते हुए उठकर बैठ गया था। उसे पता था कि ये प्लान काम ज़रूर करेगा, लेकिन इतना ज़्यादा काम करेगा ये अंदाज़ा उसे हरगिज़ नहीं था। मैं नाश्ता बना कर देता हूँ, इतना मत सोचो। मैं हरगिज़ तुम्हें यहाँ छोड़कर नहीं जाऊँगा। वो नरमी से उसका गाल थपथपाता उठकर बाहर निकला था, जबकि रूह मुँह बनाए उसके पीछे पीछे आई थी। अभी तक तो उसे आयरलैंड के नज़ारे नहीं भूले थे कि अब उसकी बहन के नज़ारे बर्दाश्त करती। और ऊपर से यारिम का ये कहना कि फुल मगरबी माहौल है वहाँ, वो किसी अच्छी चीज़ की उम्मीद रख ही नहीं सकती थी। यारिम 14 तारीख तो ये आ रही है, हमें पहले शॉपिंग भी तो करनी होगी आपके, और शोनू के कपड़े भी लेने हैं मुझे। अभी मैं अपनी भी कुछ चीज़ें लेनी होगी। उसके पीछे आते हुए बोली थी शोनू मासूमा के पास रहेगा। उसने अचानक मुड़कर कहा तो रोज़ के सीने से आ लगी थी। सर फाड़ दिया मेरा। वो अपने सर पे हाथ रखे पीछे हटी तो यारिम ने उसे कमर से पकड़कर अपने करीब कर लिया था। उसके अचानक ऐसा करने से रूह दोबारा उसके सीने से आ लगी। यारिम, शोनू को भी साथ लेकर चलते हैं ना, वो यहाँ कैसे रहेगा मेरे बगैर? उसके गले में बाहर डाले वो बहुत लाड से बोली थी। तुम्हें इस कुत्ते से दूर ले जाने के लिए तो इतनी दूर जा रहे हैं हम। वो हमारे साथ नहीं आ रहा और ये मेरा आखिरी फैसला है। इस बारे में और कोई बात नहीं होगी। किचन का रास्ता ले चुका था वो, जबकि इतने दिनों के बाद यारिम का ये पुराना अंदाज रूह को शर्माने पर मजबूर कर गया। यारिम जानता था कि उसकी इस जारहाना जसारत के बाद अब रूह उसके बारे में और कोई बात नहीं करेगी। यारिम जब तक उसके लिए नाश्ता तैयार कर रहा था, रूह बाहर बैठी लिस्ट तैयार कर रही थी कि उसे कौन कौन सा सामान चाहिए। अपने और यारिम के कपड़ों के साथ उसने अपने बेबी के कपड़े भी लेने थे। हाँ, वो कुत्ता सिर्फ निक्कर और बिल्कुल छोटी सी शर्ट पहनता था, क्योंकि वो कॉल रूह के उसके बेबी को सर्दी भी तो लग सकती थी। वो तो शुक्र था कि अभी सर्दियों का मौसम नहीं आया था। वो तो उसे स्वेटर भी पहनाती है। वो उसे मासूमा के पास छोड़कर जाएगी तो उसका सामान भी तो उसे देना होगा। और बकौल रूह के उसके सारे कपड़े पुराने और छोटे हो चुके थे और उसके बेबी को शॉपिंग की अशद ज़रूरत थी। रूह, नाश्ता तैयार है। वो टेबल पर नाश्ता लगाए हुए उसे पुकार रहा था जब रूह हाथ में पेपर थामे किचन में दाखिल हुई। यारिम, ये लिस्ट है, ये सारा सामान या तो आप वापस आते हुए ले आइएगा वरना हम दोनों साथ चल कर लेंगे। उसने हमेशा की तरह लिस्ट उसके हाथ में थमाई। तुम जाकर ले आओ ये सब कुछ, वो बेहद आराम से कहता लिस्ट उसे थमाकर टेबल पर पानी की बोतल रखने लगा तो रूह बेयकीनी से उसे देखने लगी थी। यारिम, आप सीरियस हैं? वो बेयकीनी से बोली थी। इसमें इतना शॉक्ड होने वाली कौन सी बात है रूह? तुम्हें बाहर निकलना चाहिए, कम से कम शॉपिंग पर तो अकेले तुम जा सकती हो। अब तो तुम मेरे बारे में भी सब कुछ जानती हो, मैं क्या हूँ और कौन सी चीज़ किस अंदाज में पसंद करता हूँ। अब तुम्हें यहाँ कैद रहने की ज़रूरत नहीं है। बाहर निकला करो, शॉपिंग पर जाया करो। और वो लैला कहाँ जाती है मासूमा के साथ? वो ब्यूटी पार्लर, वहाँ भी जाया करो। अपनी लाइफ को एंजॉय करो। बाहर निकलो इस कैद खाने से। वो प्यार से उसके लिए कुर्सी खींचता उसे बैठने का इशारा करने लगा था। मुझे अपनी हैरानगी छुपाने की कोशिश कर रही थी, जैसे यारिम ने कुछ गलत बोल दिया है। वो इसकी बात की दुरुस्तगी चाहती थी, लेकिन यारिम के अगले जुमले ने तो उसे मज़ीद हैरानगी की खाइयों में धकेल दिया। ये मेरा घर है यारिम, कोई कैद खाना नहीं। और आपको पता है ना, मैं बाहर कभी अकेले नहीं गई। एक बार गई थी तो गुम हो गई थी। सारिम भाई ढूंढ कर लाए थे मुझे और फिर आप कितना गुस्सा हुए थे, याद नहीं है क्या आपको? वो उसे याद दिलाते हुए बोली तो यारिम ने हाँ में सर हिलाया था। वो सब पहले की बातें थी रूह, अब ज़िंदगी बदल रही है, लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमें भी लोगों के साथ चलना होगा और तुम्हें भी घर से निकलना चाहिए। तुम क्या सारी ज़िंदगी मेरी आस पर बैठी रहोगी?
यारिम होगा तो ये काम होगा, यारिम होगा तो वो काम होगा, ऐसा सारी ज़िंदगी तो नहीं चलेगा ना रूह। तुम्हें कुछ काम खुद से भी लेना चाहिए। वो उसे समझाने वाले अंदाज में बोल रहा था। नहीं यारिम, मुझे नहीं जाना कहीं भी अकेले, आप फारिग होंगे तो हम साथ चलेंगे, नहीं तो मैं मासूमा या लैला में से किसी के साथ चली जाऊंगी। वो उसकी बात काट कर बोली, तुम अकेली जाओगी रूह? ये फैसला था या हुक्म या सिर्फ एक बात? रूह को समझ नहीं आई, और अब से तुम अकेले ही जाया करोगी। खुद में थोड़ी सी हिम्मत पैदा करो रूह, बाहर निकला करो। सारी ज़िंदगी मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। क्यों, कहाँ जा रहे हैं आप जो इस तरह से कह रहे हैं आप सारी ज़िंदगी मेरे साथ रहेंगे, और मुझे क्या ज़रूरत है कहीं भी अकेले जाने की, जब मेरे पास मेरा शौहर है। और अगर कल को तुम्हारा शौहर ना रहा तो, अगर कल मुझे गोली लग जाती है या कोई दूसरे गैंग का आदमी मेरी जगह के लिए आकर मुझे मार देता है, तब क्या करोगी? मर जाओगी मेरे साथ। वो इंतहाई गुस्से से बोला था, लेकिन रूह की आंखों की नमी और फिर बेतहाशा टपकते आंसू देखकर यारिम को अपनी सख्त बात का एहसास हुआ। इससे पहले कि वो कुछ भी कहता, वो बिना उसे कुछ भी कहने का मौका दिए भागती हुई अपने कमरे में बंद हो गई थी, और यारिम को पता था कि वो यकीनन अब रो रही होगी। वो उसके पीछे पीछे ही कमरे तक आया था, लेकिन दरवाज़ा अंदर से लॉक था। रूह बेबी, सॉरी, मैं जानता हूँ मेरी बात गलत थी, मेरा तरीका गलत था, लेकिन तुम प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं सही कह रहा हूँ, दरवाज़ा खोलो प्लीज़। अच्छा ठीक है, मैं ऐसी कोई बात नहीं करूँगा, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। उसकी सिसकियों की आवाज़ बाहर तक सुनाई दे रही थी, जो यारिम को बेचैन कर रही थी, लेकिन वो दरवाज़ा खोलने का नाम नहीं ले रही थी। उस वक्त से यारिम से ज़्यादा बुरा और कोई नहीं लग रहा था। कितनी आसानी से ये शख्स उससे उसकी ज़िंदगी छीनने की बात कर गया था। वो मानती थी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन उसने उसे खुदा से मांग मांग कर हासिल किया था। ये बात वो शख्स कैसे भूल गया था? वो कैसे भूल गया कि यारिम तो अल्लाह का दिया हुआ तोहफा था उसके लिए? उसने क्यों ऐसी दिल दुखाने वाली बात की? आज अगर वो किसी की आवाज़ नहीं सुनना चाहती थी, किसी का चेहरा नहीं देखना चाहती थी, तो वो सिर्फ यारिम था। आज पहली बार से उस शख्स ने उसका दिल दुखाया था। बाहर मेरी और शिफा की आवाज़ सुनकर रूह ने दरवाज़ा खोल दिया। वो अपनी और यारिम की नाचाकी को घर के मुलाजमों पर जाहिर नहीं करना चाहती थी, लेकिन दरवाज़ा खोलते ही सामने ही यारिम को बैठे देखा। उसकी दरवाज़ा खोलते ही उठकर उसके करीब आया था। वो उसकी आंखें सूजी हुई थी, यकीनन वो काफ़ी देर से रो रही थी। यारिम को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। यारिम को अपनी बात की गहराई का एहसास हो चुका था। शायद जिन अल्फाज में उसने रूह को ये बात समझाने की कोशिश की थी, वो अल्फाज बहुत सख्त थे। रूह, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मेरा वो मतलब नहीं था जो तुमने समझा। यारिम प्लीज़ रूम के अंदर चलकर बात करें, मैं नहीं चाहती कि तुम हमारी बातें कोई दूसरा सुने। रूह ने दरवाजे से अंदर दाखिल होती शिफा और मेरी को देखकर आहिस्ता आवाज़ में कहा, अस्सलामुअलैकुम सर, आज आप नहीं गए काम पर? मेरी ने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं, आज और बहुत काम है, तुम लोग जाओ अपना काम करो, वो सर्द आवाज़ में कहता कमरे में दाखिल हुआ। तो रूबी कमरे में दाखिल होते दरवाज़ा बंद कर चुकी थी। यारिम का ये अंदाज शिफा या मेरी के लिए नया नहीं था, इसलिए वो दोनों ध्यान दिए बगैर किचन की जानिब आ गई। रूह, मैं अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहा हूँ ना, तो बात क्यों नहीं कर रही हो मुझसे? तुम वो बेड पर उसके नज़दीक बैठा उसके दोनों हाथ थामे हुए था, जबकि रूह से नज़र ना मिलाते हुए इधर उधर देख रही थी और उसकी बातों को मुकम्मल नज़रअंदाज कर रही थी। यारिम काज़मी हर चीज़ बर्दाश्त करता था, लेकिन उसकी रूह से नज़रअंदाज करे ये बात उसकी बर्दाश्त से बाहर थी। बस बहुत हो गया रूह, मैं तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दे रही। मानता हूँ गलत अल्फाज बोल दिए हैं, लेकिन बात गलत नहीं थी मेरी। तुम्हें तकलीफ़ देने का इरादा नहीं है मेरा, बस तुम्हें ज़िंदगी की धूप छाँव समझाना चाहता हूँ। वो सख्ती से कह रहा था। मैं सब समझती हूँ यानी मुझे कुछ और नहीं समझना, आप जाएं यहाँ से, मुझे आपका चेहरा ही नहीं देखना। वो हाथ उसके चेहरे से छुड़वाती वो हाथ उसके हाथों से छुड़वाती बेड पर लेटने लगी थी। कुछ नहीं समझती तुम, नहीं समझ पा रही तुम, बहुत मुश्किल है ये ज़िंदगी। और क्या कहा तुमने, मेरा चेहरा नहीं देखना चाहती है कि दिन में क्या इतना बुरा लगने लगा हूँ मैं? वो उसे बाजू से पकड़ कर एक बार फिर से ना सिर्फ बिठा चुका था, बल्कि अपने बेहद करीब करते उसकी गिरद बाहों का हिसार भी तंग कर चुका था। हाँ, बहुत बुरे हैं आप, बहुत ज़्यादा बुरे। इतनी गंदी बात कही भी कैसे आपने? अंदाज़ा भी है आपको कि आज आपने मुझे कितनी तकलीफ़ पहुंचाई है? यानी आप सारी ज़िंदगी माफ़ी मांगते रहे, तब भी इस गलती की कोई माफ़ी नहीं हो सकती। ना चाहते हुए भी वो एक बार फिर से
उसकी आंखें नम होने लगी थी और उसके आंसू यारिम को बेचैन करने लगे थे। जानता हूँ, मैं मांग रहा हूँ, आई नो उसकी कोई सॉरी नहीं होती, लेकिन मेरी रूह तो अपने यारिम को माफ़ कर सकती है ना। मैं वादा करता हूँ कि तुमसे मैं आईना तुम्हें कभी नहीं कहूँगा शॉपिंग के लिए। प्लीज़ रोना बंद करो, तुम्हारी आंखों में ये आंसू नहीं देख सकता मैं। उसकी आंसू साफ करते हुए उसके नम पलकों को चूम कर उसे अपने सीने से लगा चुका था, जबकि रूह को तो उससे सकने का जैसे एक और बहाना मिल गया था। मैं नहीं जाऊंगी अकेली शॉपिंग पर, सुन ले आप। आंसुओं की रवानी में कमी आई तो उसने उंगली उठाकर कहा, जबकि सर भी उसके सीने पर ही था। कोई ज़रूरत नहीं, हम एक साथ चलेंगे। यारिम ने उसका नाजुक सा हाथ अपने हाथ में लिया था। और वहाँ भी नहीं जाऊंगी जहाँ लैला और मासूमा जाती हैं, उसने फिर से कहा। हाँ, मैं तुम्हें पार्लर जाने के लिए कभी नहीं कहूँगा, और वैसे भी वो तो ये सब कुछ खूबसूरत दिखने के लिए करती हैं, लेकिन मेरी रूह है ही खूबसूरत, उसे इस मस्नूई बनावट की कोई ज़रूरत नहीं। यारिम ने उसकी बात की तस्दीक की थी। और आपको अकेले भी नहीं जाने दूंगी आइसलैंड की बहन के पास, वो सूसू करती उसके सीने में मुँह छुपाती बोली। तो यारिम के लिए अपनी मुस्कुराहट छुपाना मुश्किल हो गया था। ऑफ कोर्स मैं अकेला नहीं जाऊंगा, हम दोनों साथ चलेंगे। अगर अकेला गया तो वहाँ की औरतें मुझे खा जाएंगी, और सोनू भी हमारे साथ चलेगा, वो सूसू करती लाड से बोली। तो इस बार यारिम ने उसे घूर कर देखा था। अगर आपने मुझे घूरा तो मैं फिर से रोने लगूंगी, रूह धमकी देते हुए बोली। रूह, तुम मेरी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हो, यारिम ने ज़रा सख्ती से कहा था। आप मुझे डांट रहे हैं, वो उसके सीने से मुंह निकालती मासूमियत से बोली। नहीं मेरी जान, मैं तुम्हें कैसे डांट सकता हूँ। वो उसे एक बार फिर से अपने सीने से लगा गया। हम सोनू को लेकर चलेंगे ना, उसने मासूमियत से पूछा था। वो मासूमा के पास रहेगा रूह, और इस बात पर चाहे तुम मुझसे नाराज़ हो या राज़ी, लेकिन उस कुत्ते को मैं हम दोनों के बीच में नहीं आने दूंगा, वो अटल अंदाज में बोला। और वो जैसे हारते हुए खामोशी से उसके सीने पर दोबारा सर रख गई थी। आपको काम से देर हो रही है ना, आप गए क्यों नहीं, रूह ने पूछा। तो मुझसे नाराज़ थी रूह, और फिर जब तक तुम आराम से नाश्ता करके मेडिसिन नहीं ले लेती तब तक मैं कैसे जाता। सारा दिन एक पल को भी सुकून नहीं मिलता मुझे। खैर, तुम्हारी वजह से बहुत लेट हो चुका हूँ, मैं उठकर जल्दी से नाश्ता करूँ। सुबह जो इतनी मेहनत से इतनी मोहब्बत से तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया था वो ठंडा हो चुका है, आओ तुम्हें कुछ और बना कर खिलाता हूँ। अपने हाथों से वो प्यार से उसके दोनों हाथ चूमता हुआ बोला था, और उसे अपने साथ लिए बाहर आया था। ये बात तो मैं भी समझ चुका था, वो भी समझ चुका था कि रूह को आसान लफ्ज़ों में ये मुश्किल बात समझाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए उसने सोच लिया था कि रूह को अपने तरीके से समझाएगा। रूह को बहादुर बनाने और दुनिया से लड़ने की हिम्मत देने के लिए उससे अपना तरीका इस्तेमाल करना था। इस पर गुस्सा करके उसे डांट कर कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकता था वो। यारिम ये कैसा है, उसने छोटे से बेबी ड्रेस को देखते हुए पूछा। रूह, ये सोनू को फिट नहीं होगा, यारिम ने बेजारी से कहा। ओहो यारिम, मैं सोनू की बात नहीं कर रही है तो मैं, वो कुछ कहते कहते मुस्कुराई थी। सोनू के लिए नहीं तो फिर मेरे लिए है क्या। उसकी मुस्कुराहट को वो जानबूझकर इग्नोर कर गया। यारिम, आप भी ना, क्या हम सारी ज़िंदगी सोनू के ही कपड़े खरीदते रहेंगे। मैं तो अपने बेबी की बात कर रही हूँ, उसने शर्माते हुए कहा था। ओह अच्छा, तुम ये हमारे होने वाले बेबी के लिए देख रही हो। बहुत प्यारा है, बट मेरा नहीं ख्याल कि अभी हमें इसकी ज़रूरत है। उसकी प्यारी सी मुस्कान को अपने दिल में बसाए वो मोहब्बत से बोला था। हाँ, पता नहीं हमें इसकी ज़रूरत कब होगी, ये बहुत खूबसूरत है, रूह ने हसरत से कहा। तो फिर ले लो मेरी जान, जो चीज़ दिल को अच्छी लगे उसको इंतज़ार नहीं करवाते, और इंशाअल्लाह इसको पहनने वाला भी आ ही जाएगा। यारिम ने उसकी झुकी नज़रें देखते हुए कहा था। मैं फजूल खर्च नहीं हूँ यारिम, और ये कितना महंगा भी तो है, और वैसे भी तो हम बाद में इसकी शॉपिंग करेंगे ही, रूह ने ड्रेस वापस रखते हुए कहा। यारिम का दिल चाहा था कह दे कि ये जो सोनू के लिए शॉपिंग की है वो भी तो तकरीबन फजूल खर्ची ही है, लेकिन वो नहीं, सोनू की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। लेकिन वो सोनू की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करती थी। तुम्हें जो चीज़ पसंद हो तुम उसे ले लिया करो, उसकी पेमेंट करना मेरा काम है, तुम्हारा नहीं। और वैसे भी ये वो पहली चीज़ है जो तुमने सोनू की बजाय हमारे बच्चे के लिए पसंद की है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी पसंद किसी और के हिस्से में जाए। इसने वो ड्रेस उठाते हुए उससे बावर करवाया तो रूह मुस्कुराते हुए उसके पीछे आ चुकी थी, जबकि सोनू की छोटी सी रस्सी उसके हाथ में थी और उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। यारिम, ये आप पे बहुत प्यारा लगेगा, प्लीज़ ट्राई करें ना। वो एक ब्लू शर्ट बिल्कुल वैसी ही जैसी यारिम पहनता था उसे दिखाते हुए बोली। ओके, यारिम ने फ़ौरन उसकी पसंद पर मेहर लगा दी।
ओके नहीं, अभी ट्राई करें, वो बस जिद हुई थी। रू ले लो ना यार, पहन लूँगा, तुम्हारी पसंद बुरी तो नहीं हो सकती, खरीद लो। यारिम ने कहा था। यारिम मैं आपको ट्राई करने का बोल रही हूँ ना। और उसे घूरते हुए बोली, साथ ही मुंह भी मसोड़ लिया। मतलब वो उसकी बात ना मानी तो उससे नाराज़गी पक्की, और यारिम उसकी नाराज़गी अफोर्ड नहीं कर सकता था। ठीक है यार, जा रहा हूँ ट्राई करने, मुँह सीधा करो, ख्याल रखना इसका। वो शोनू को देखते हुए बोला और ट्रायल रूम की तरफ चला गया। और शोनू ने हल्की आवाज़ में उसे यकीन दिलाया कि उसके जाने के बाद रू का ख्याल रखेगा। जबकि रू मुस्कुराते हुए और चीज़ें पसंद करने लगी थी। छोटे बच्चों के छोटे छोटे कपड़े देखते हुए वो इस हद तक इनमें खो गई कि उसे पता भी ना चला कि वो बच्चों की शॉपिंग सेंटर के अंदर आ चुकी थी। और बेध्यानी में ही वो इन चीज़ों को देखने में इस हद तक मसरूफ़ हो चुकी थी, उसे बिल्कुल भी होश ना रहा कि शोनू उसके पास है भी या नहीं। बच्चों के खूबसूरत कपड़े, जूते और इस्तेमाल की चीज़ें उसे अंदर से बहुत खुश कर रही थी, और यही सारी चीज़ें उसके अंदर एक बार फिर से महरूमी पैदा कर रही थी। उसे आज भी वो दिन बहुत अच्छे से याद था। जब यारिम को उसकी मां बनने की खबर मिली थी, वो दुबई से पाकिस्तान सिर्फ उसकी खातिर गया था, और इस खुशी को इन दोनों ने मिलकर सेलिब्रेट किया था। लेकिन उनकी ये खुशी उनसे जल्द ही छिन गई। शायद तब अल्लाह को मंजूर नहीं था, और उसके बाद ज़िंदगी ऐसा इम्तिहान बनी कि उन्हें किसी चीज़ का होश ही ना रहा। लेकिन वो सब्र करने वाली लड़की थी। वो जानती थी कि अल्लाह अपने पसंदीदा इंसानों को आजमाइश में डालता है। यकीनन वो अल्लाह की पसंदीदा इंसानों में से एक थी। और उसका यकीन कामिल था कि उसकी खुशियाँ उससे दूर नहीं, अनकरीब उसका रब उस पर मेहरबान होने वाला है। अपने ख्यालों में खोए वो उसे सब चीज़ों को छू रही थी जब उसे एहसास हुआ कि शोनू तो उसके करीब है ही नहीं। वो बेचैनी से हर तरफ शोनू को तलाश करने लगी, लेकिन न जाने वो किस तरफ जा चुका था। उसे कहीं से भी शोनू का कोई अता पता नहीं मिल रहा था। वो बच्चों के कपड़ों की दुकान से निकलकर आगे पीछे देखने लगी कि यारिम न जाने कहाँ रह गया था, अभी तक नहीं आया। कहीं शोनू यारिम के पास तो नहीं चला गया। इसी सोच के साथ वो एक बार फिर से पूरी मार्केट में नज़र दौड़ाने लगी, लेकिन अब भी शोनू उसे कहीं नज़र नहीं आया था। अब उसके पास नीचे जाने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि यहाँ ऊपर वो हर जगह देख चुकी थी। इसीलिए अब एक बार नीचे देखने का फैसला करते हुए वो सीढ़ियाँ उतरने लगी, जब अचानक किसी ने उसका बाजू थाम लिया था। क्या हो गया है रू, क्यों इस तरह से नीचे जा रही हो? मैं तो यहाँ पर हूँ। यारिम उसकी पसंद की हुई ब्लू शर्ट पहने उसके सामने खड़ा था। यारिम शोनू कहीं चला गया है, पता नहीं कहाँ गायब हो गया है, कहीं नहीं मिल रहा। मैं तो यहाँ सब तरफ देख चुकी हूँ, लेकिन वो कहीं पर नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो बहुत परेशान लग रही थी। डोंट वरी रू, यही होगा, आ जाएगा। वो किसी के जानवर के साथ खेल रहा होगा, तुम यहीं पर रुको, मैं नीचे देख कर आता हूँ। दुबई के इस शॉपिंग सेंटर में लोगों को अपने पालतू जानवरों के साथ अंदर आने की इजाज़त थी, और यहाँ जानवरों के कपड़ों की एक अलग से वैरायटी मौजूद थी। इसीलिए रू से हमेशा यही लाने की ज़िद करती थी। ये जगह उनके लिए अनजान नहीं थी, लेकिन शोनू का गुम हो जाना उसकी परेशानी की वजह थी। रू वहीं रुक कर आगे पीछे शोनू को देखने लगी। जबकि यारिम नीचे जा चुका था, वो परेशानी से सारी जगह चेक कर चुकी। जब मेल रेस्ट रूम की तरफ उसे शोनू की रस्सी नजर आई, वो तेज़ी से उसकी तरफ आई थी, लेकिन सामने ही शोनू को किसी दूसरे शख्स के जूते चाटते और उसके हाथ से बिस्किट खाते देखकर परेशान हो गई। पहले तो उसे शोनू की हरकत पर अच्छा खासा गुस्सा आया। एक तो वो खुद न जाने कहाँ चला गया था, और अब वो यहाँ किसी अनजान शख्स को प्यार कर रहा था, जबकि वो शख्स आराम से उसके करीब बैठा उसके बाल सहला रहा था। न जाने ये शख्स कौन है, कोई अरबी ही होगा। मैं उसे अपनी बात कैसे समझाऊंगी? मैं यारिम को बुला के लाती हूँ, रू ने सोचा। लेकिन मेरे पास वापस आने से पहले अगर ये शख्स मेरे शोनू को कहीं ले गया तो? रू ने अपने चलते कदम पर ब्रेक लगाई और मुड़कर देखा। वो मेरा शोनू मुझे पहचानता है, मुझे देखते ही मेरे पास आ जाएगा, उसने सोचते हुए इस शख्स के सामने जाना बेहतर समझा, और इसके करीब आते ही उसकी रसीद थाम कर बिना उस शख्स को देखे उसे लेकर जाने लगी थी। लेकिन शोनू तो जैसे आने को तैयार ही नहीं था। वो तो बहुत आराम से उस नए शख्स की मोहब्बत को वसूल कर रहा था। ये मेरा डॉगी है, रू ने उर्दू में कहा, क्योंकि उससे भी अभी तक अरबी नहीं आती थी और ना ही यारिम ने सिखाना ज़रूरी समझी थी। अब रू को समझ नहीं आया था कि इसकी बात ये सामने वाला शख्स समझ पाया है या नहीं, लेकिन रू अपना फ़र्ज़ निभा चुकी थी। मेरा नाम ध्रुक है, उसे पीछे से आवाज़ सुनाई दी। रू ने मुड़कर देखा, उसका शोनू बड़ा उदास लग रहा था, लेकिन ये बात उसे समझ आ चुकी थी कि वह शख्स उर्दू जानता है और उसकी बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुका है।
माशाल्लाह, अच्छा नाम है आपका, वो सर्द अंदाज में कहती शोनू को घसीट रही थी और वो उसे वहाँ से ले गई थी। अपना नाम बताने की जहमत उसने बिल्कुल गवारा नहीं की। जबकि उसे इस तरह से दूर जाते देख वो शख्स ज़रा सा मुस्कुराया था। उसने एक नज़र मुड़कर देखा, वो शख्स अब वहाँ पर मौजूद नहीं था, जबकि यारिम को नीचे वो सिक्योरिटी गार्ड से बात करते हुए देख रही थी। उसने हाथ के इशारे से यारिम को अपनी तरफ मुतवज्जे किया और साथ में उसे रस्सी भी दिखाई कि शोनू उसे मिल चुका है। यारिम सुकून का सांस लेते हुए दोबारा उसके करीब आया था। शॉपिंग मुकम्मल हो चुकी है और वो घर जाने का फैसला कर चुके थे। यारिम ये बहुत बिगड़ गया है, एक अनजान शख्स से प्यार ले रहा था उसको, तो वो घर चलकर ठीक करती हूँ मैं। कैसे उस शख्स से बिस्किट लेकर खा रहा था। ये रूह गुस्से से शोनू को घूरते हुए साथ ले जाने लगी थी, जबकि यारिम जानता था कि सारा गुस्सा किसी दूसरे शख्स से बिस्किट लेकर खाने या उससे प्यार लेने का नहीं, बल्कि ये उसके अंदर की जलन थी। वो चाहती ही नहीं थी शोनू को कि शोनू उसके अलावा किसी और से इतनी अटैचमेंट दिखाए, इसीलिए तो वो उसे मासूमा के पास भी ज़्यादा नहीं रहने देती थी। कौन था वो शख्स? तुमने उसे बताया ना कि ये कुत्ता तुम्हारा है और उसका बिना तुम्हारी इजाज़त के तुम्हारे कुत्ते को इस तरह से छूना या उसे अपनी तरफ मुतवज्जे करना गैर कानूनी है, यारिम ने पूछा। मैंने बस इतना ही कहा कि ये मेरा डॉगी है और फिर से लेकर आ गई, लेकिन ये उसके पास बहुत आराम से बैठा था। कैसे आराम से उसके हाथ से खा रहा था। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, यारिम अपने दिल की कैफियत बयान करते हुए बोली, तो यारिम मुस्कुरा दिया था। बस यही हाल होता है मेरा जब तुम मुझे छोड़कर हर चीज़ पर ध्यान देती हो, यारिम बड़बड़ाते हुए उसके साथ चल रहा था। शुक्र है कि रूह ने उसकी बात पर गौर नहीं किया था, क्योंकि इस वक्त वो शोनू पर गुस्सा थी। यकीनन उसकी बात सुनकर शोनू के साथ साथ उसे भी खफा हो जाती और उसे गाड़ी में बिठाते ही उसकी नसीहतें शुरू हो चुकी थी। शोनू खामोशी से उसकी डांट सुन रहा था। बस कर दो बेबी, अब क्या जान लोगी इस बेचारे की, हो गई गलती उससे। इसे थोड़ी ना पता था कि किसी और से प्यार लेने पर तुम इतना गुस्सा हो जाओगी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, इस नस्ल के कुत्ते तो ज़्यादा लोगों के साथ अटैच नहीं होते और ना ही अनजान लोगों की तरफ मुतवज्जे होते हैं, तो फिर शोनू उस आदमी के पास गया कैसे? यारिम, कहीं वो कोई किडनैपर तो नहीं था? हो सकता है वो शोनू को हमसे चुरा कर ले जाना चाहता और रूह को एक और ख्याल गुजरा था, और ये बात सच भी हो सकती थी, क्योंकि कोई पागल ही था जो इतनी महंगी नस्ल के कुत्ते को इस तरह से छोड़ देता। मुमकिन है तुम्हारी बात भी ठीक हो सकता है वो कोई चोर ही हो, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं। शोनू की नस्ल के कुत्ते बहुत होशियार होते हैं, वो इतनी आसानी से किसी के हाथ नहीं आते। यारिम ने इसे बेफिक्र करना चाहा था और ये बात सच भी थी। कुत्ते की जिस नस्ल से शोनू का ताल्लुक था वो एक बहुत होशियार और बहादुर नस्ल थी। छोटे कद के ये कुत्ते ऑस्ट्रेलियन आर्मी में भी इस्तेमाल हो रहे थे, इसलिए इनको लेकर इस तरह का डर रखना एक किस्म की बेवकूफ़ी थी। लेकिन रूह के लिए वो कोई समझदार होशियार कुत्ता नहीं था, बल्कि उसके लिए तो उसका छोटा सा शोनू था जो किसी बात को नहीं समझता और उसे अपनी मालकिन की ज़रूरत है। ये तो बहुत अच्छा है यारिम, लेकिन शायद तुम इस बात को समझ नहीं पा रहे कि फ़िलहाल काम बहुत ज़्यादा है और तुम रूह को इस तरह से लेकर चले जाओगे तो काम में बहुत मसाइल पेश आएंगे, और तुम जानते हो कि ये सब कुछ हम अकेले नहीं कर सकते हैं। 14 तारीख तो ये आ रही है और तुम मुझे अभी ये सब कुछ इतने अचानक बता रहे हो। काम होते रहेंगे खिज़र, एक अरसे से हम काम कर रहे हैं। मैं थोड़ा वक्त अपनी बीवी को देना चाहता हूँ, तो इसमें गलत क्या है? रूह की तबीयत अभी थोड़ी बेहतर हुई है और मैं चाहता हूँ कि मैं इसके साथ एक नई और प्यारी ज़िंदगी की शुरुआत करूँ। इसीलिए मैंने ये सब कुछ करवाया था और काम तुम और शारिब संभाल लोगे सब, मुझे उसकी टेंशन नहीं है, यारिम ने काफ़ी बेफिक्री से कहा। लेकिन खिज़र बेफिक्र नहीं था। यारिम, तुम हो तो हम हैं, तुम्हारे ना होने से यहाँ कुछ नहीं हो सकता, तुम जानते हो। और फिलहाल बहुत सारे केसेस में हमारा नाम शामिल है। इस वक्त तुम्हारा मंजर से गायब होना हमें बहुत बुरी तरह फंसा देगा, इसीलिए मेरी मानो तो तुम ये प्लान कैंसिल कर दो। अगर तुम रूह से बात नहीं कर सकते तो मैं उसे समझाऊंगा, वो मेरी मजबूरी को समझ जाएगी। लेकिन तुम्हारा इस तरह यूँ अचानक जाना हमारे लिए कल बहुत सारे मसाइल पैदा कर देगा। खिज़र ने समझाने वाले अंदाज में कहा था। उसकी बात ठीक थी। यारिम का इस तरह से मंजर से गायब होना उनके लिए नुकसानदेह हो सकता था, क्योंकि फ़िलहाल यारिम बहुत सारे केसेस में हाथ डाल चुका था। वो बहुत सारे बड़े गैंग से पंगा ले चुका था और ऐसे में उसका जाना उसकी टीम के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता था। लेकिन वो रूह से वादा कर चुका था जिसे वो कभी भी तोड़ नहीं सकता था। आज 9 तारीख थी, उनको जाने में से 5 दिन बाकी थे और कुछ दिन से रूह भी बिना किसी किस्म की कोई भी मस्ती की ये मेडिसिन ले रही थी। पिछले कुछ दिनों से वो जिस तरह से खुश थी वो इसे हर्ट करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था।
वो आज भी दवाइयों के ज़ेरे असर गहरी नींद में उतर चुकी थी और सोने से पहले आज भी उसने स्विट्ज़रलैंड जाने की बहुत सारी बातें की थी। कितने वक्त के बाद वो दोनों अकेले ही जाने वाले थे, हर परेशानी हर टेंशन से दूर, 24 घंटे एक साथ। वहाँ सिर्फ रूह होती और उसका यारिम। बस यही सोच रूह को बहुत खुश किए हुए थी, जिसने उसकी सेहत पर भी बहुत अच्छा असर डाला था। लेकिन अब वो उसे बता नहीं पा रहा था कि वो 14 तारीख उसके साथ नहीं जा सकता। इस वक्त यारिम बहुत सारे कीड़े मकोड़े डॉन्स की नज़र में था, जो इसकी तो नहीं लेकिन उसके जाने के बाद उसकी टीम को नुकसान पहुंचा सकते थे। ना तो वो अपनी टीम पर किसी किस्म का कोई रिस्क ले सकता था और ना ही रूह से किया हुआ वादा तोड़ सकता था। वो अपनी ही सोचों में गुम कब से रूह का मासूम चेहरा नज़रों के हिसार में लिए हुए था। जब उसे लगा कि वो नींद में बेचैन हो रही है, उसने उसके माथे पे हाथ रखते हुए उसे अपने होने का एहसास दिलाया था। लेकिन रूह की बेचैनी कम नहीं हुई, बल्कि मज़ीद बढ़ रही थी। उसकी सांस रुकने लगी थी। यारिम ने उसको जगाना बेहतर समझा। वो जानता था कि रूह नींद की दवाई के ज़ेरे असर है, वो आसानी से नहीं जागेगी। लेकिन यारिम ने एक झटके में उसे बेड पर बिठा दिया था, जिससे उसकी नींद टूटी थी। यारिम ने फ़ौरन पानी का गिलास उठाकर उसके लबों से लगाया था। वो बुरी तरह से घबराई हुई थी, उसका पूरा वजूद कांप रहा था। यारिम ने उसे अपने नज़दीक करते हुए अपने सीने से लगाया। वो जानता था कि फ़िलहाल तो कुछ भी समझने की कंडीशन में नहीं है। यारिम, हम कब जाएंगे? ये दिन गुजर क्यों नहीं रहे? मुझे नहीं रहना यहाँ, प्लीज़ मुझे ले चलें अपने साथ, जहाँ सिर्फ हम दोनों हो, कोई डर कोई खौफ नहीं। यारिम, यहाँ मेरा दम घुटता है, मुझे ले चलें खुली फ़िज़ा में। खुल के सांस लेना चाहती हूँ मैं। यारिम, मुझे खुल कर जीना है, मुझे बहुत डर लगता है। ये दिन गुजर क्यों नहीं रहे? वो उसके सीने से लगी आहिस्ता आहिस्ता बोलती नुपारा नींद की वादियों में उतर रही थी, जबकि उसके अल्फाज ना चाहते हुए भी यारिम को एक अहम फैसला करने पर मजबूर कर रहे थे। जारी है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी किया करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, अगर आप इस नावल का पहला सीज़न रीड करना चाहते हैं तो मेरे चैनल मिज़ाब इन्फो का विज़िट करें। अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।